Hello friends, welcome to PTW. Today we are going to discuss some new developments with respect to India and Bangladesh. अभी कुछ दिन पहले बांग्लादेश ने फॉर्मली इंडिया को रिक्वेस्ट किया है कि जो इंटरिम गवर्नमेंट के चीफ एडवाइज़र हैं मोहम्मद यूनुस और प्राइम मिनिस्टर मोदी के बीच न्यूयॉर्क में एक मीटिंग हो, और क्योंकि दोनों ही यूएन जनरल असेंबली अटेंड करने के लिए वहाँ जा रहे हैं नेक्स्ट मंथ दिस मंथ, तो इसीलिए उनकी तरफ से रिक्वेस्ट है। लेकिन इंडिया अभी तक इस पे कोई अपना जो रिस्पॉन्स नहीं दिया, और मोस्ट प्रोबेबली ऐसा नहीं लगता कि इंडिया इज़ इंटरेस्टेड इन हैविंग दिस मीटिंग ऑन द साइडलाइंस ऑफ यूएन जनरल असेंबली। इसके बहुत सारे रीजंस हैं, लेकिन उससे पहले हम दो अदर जो इंडियन साइड से जो स्टेटमेंट्स आए हैं उनके ऊपर हम फोकस करें। अभी सितंबर 5 जॉइंट कमांडर्स मीटिंग, जॉइंट कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई थी लखनऊ में। उसमें डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह का स्टेटमेंट जो बड़ा ही इम्पॉर्टेंट है। उन्होंने कहा कि इंडिया पीस का एक एडवोकेट है, लेकिन पीस एस्टेब्लिश करने के लिए ज़रूरी है कि हमें वार के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए, क्योंकि अगर आप डिफेंस प्रिपेयर्डनेस आपकी नहीं होगी तो कभी भी किसी भी साइड से कोई ट्रबल आ सकता है। तो वी शुड ऑलवेज गेट रेडी फॉर वार टू एस्टेब्लिश पीस इन द रीजन एज वेल एज द कंट्री। तो ये बड़ा ही सिग्निफिकेंट है, और इसके लिए उन्होंने ये भी आर्म फोर्सेस को एडवाइस दिया कि यू शुड study the situation in China, even Bangladesh, Ukraine and other theaters। तो इस पे चाइनीज़ जो नॉट चाइनीज़ बांग्लादेश के जो फॉरेन मिनिस्टर है उनको भी बड़ा आश्चर्यचकित हुए। लेकिन दूसरी तरफ बर्लिन में अभी जयशंकर की विजिट हो रही थी, तो उसमें भी जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनसे बांग्लादेश इशू पर क्वेश्चन किया गया। उन्होंने भी कहा कि बांग्लादेश में सिचुएशन में परिवर्तन हुआ है एंड वी विल डील विथ द करंट गवर्नमेंट, और हुएवर कम्स टू पावर देयर वी विल डील विथ दैट। इसके बियॉन्ड उन्होंने कुछ नहीं कहा। उनसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए शेख हसीना के एक्सट्रेडिशन पे, या बांग्लादेश की तरफ से बहुत सारे जो इश्यूज़ उभरे हैं उन चीज़ों पर उन्होंने ही केप्ट मम ऑन दोज इश्यूज़। तो इससे क्या पता चलता है? इससे ऐसा लग रहा है कि इंडिया इज़ नॉट हैप्पी विद द सिचुएशन विच इज़ इवॉल्विंग इन बांग्लादेश। In fact, India is very much concerned about the direction which Bangladesh is taking, or Bangladesh politics is moving। तो एक तो पहली बात वो है। दूसरी बात है कि इंडिया जो इंटरिम गवर्नमेंट है उसे जस्ट एक स्टॉप गैप अरेंजमेंट मानता है, और इसलिए वो समझता है कि भाई इसकी ना कोई पॉपुलर मैंडेट है, इट हैज़ बीन एस्टैब्लिश जस्ट टू सेट और टू होल्ड इलेक्शंस। वो इलेक्शन के बाद जो भी गवर्नमेंट आएगी वो पॉपुलरली इलेक्टेड या डेमोक्रेटिक इलेक्टेड गवर्नमेंट होगी, उसके बाद इंडिया किसी भी इश्यूज़ पर बात कर सकती है। तो अभी ये जो इंटरिम गवर्नमेंट है उससे कोई भी सब्सटेंटिव इश्यूज़ पर बात करने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। तो अगर हम देखें कि ये जो इंडिया का बांग्लादेश के प्रति ये जो रुख है इसके क्या कारण है और इसके पीछे क्या रीजंस हैं, तो अगर हम देखें अगर डीपर आउटसाइड में तो बांग्लादेश के जो इंटरिम गवर्नमेंट है उसके डिफरेंट ऑफिशियल्स अ लॉट ऑफ स्टेटमेंट्स दे आर मेकिंग, लेकिन उसके बियॉन्ड अगर हम जाएं तो ऐसा लग रहा है कि बांग्लादेश अब पाकिस्तान की राह पर चल रहा है। क्योंकि अगर देखें कि पाकिस्तान का जब क्रिएशन हुआ उसमें बांग्लादेश का ही मेजर रोल है, मेन प्लेयर जो बांग्लादेश ही था, क्योंकि मुस्लिम लीग का गठन ऑल इंडिया मुस्लिम लीग 1906 में ढाका में हुआ, और वहीं से ये सारे प्लानिंग जो क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान के सारी नैरेटिव बिल्डिंग वहीं से स्टार्ट होती है।
क्योंकि उसका एक मेन पर्पस ही था कि टू प्रमोट द इंटरेस्ट ऑफ इस्लाम और मुस्लिम इस्लामिक फॉलोअर्स और द इंडियन मुस्लिम्स। वो एकदम क्लियर डिवाइड था कि वो सेक्शन, एक पर्टिकुलर सेक्शन तक अपने आप को सीमित थे। दूसरी तरफ इंडियन नेशनल कांग्रेस जो पूरी इंडियन पॉपुलेशन की बात करती थी, वो हिंदू और मुस्लिम नहीं। इसका मतलब है कि ये जो बांग्लादेश का जो नज़रिया है, या इवन कह लेंगे पाकिस्तान का जो नज़रिया, वो शुरू से ही फंडामेंटलिस्ट था। वो शुरू से ही एक इस्लामिक वर्ल्ड व्यू उसके अंदर समाहित था। ये दूसरी बात है कि पाकिस्तान के क्रिएशन के बाद बांग्लादेशीज़ को खुद ही सफ़र करना पड़ा। लेकिन इन सबों के बावजूद अगर आप देखें तो लग रहा है कि बांग्लादेश और पाकिस्तान दोनों का डीएनए मोर और लेस सेम है। वो भी फंडामेंटलिस्ट कंट्री के तौर पर उभर गया और ये बांग्लादेश भी हाँ सेम डायरेक्शन में जा रहा है। अब कुछ दिन पहले, यानी जस्ट आफ्टर द क्रिएशन ऑफ बांग्लादेश, कुछ समय तक जो सेकुलरिज्म या मल्टीकल्चरिज्म इस सारे का डोमिनेंस रहा। लेकिन उसके बाद जैसे शेख मुजीबुर रहमान के जो एसेसिनेशन के बाद स्थिति फिर वही बदल गई। तो इस तरह से हम देखें कि दोनों का जो पाकिस्तान और बांग्लादेश का ये जो इस्लामिक फंडामेंटलिज्म पर मोर और लेस द सेम है। सोसाइटी वही रेडिकलाइज, इट इज़ गेटिंग रेडिकलाइज्ड ग्रेजुअली। तो अभी अगर आप देखें इस कंटेक्स्ट में, ये तो पुरानी इतिहास है, लेकिन अगर हम प्रेजेंट में देखें तो इंटरिम गवर्नमेंट के जो सारे स्टेप्स हैं वो हमें लग रहा है कि ये भी माने जाने अनजाने में बांग्लादेश को उसी राह पर ले जा रहा है। सबसे पहले कि इन्होंने जमाते इस्लामी और उसके जो स्टूडेंट विंग है इस्लामी छात्र शिविर, उस पर बैन हटा दिया। फिर उसके बाद अंसरुल्लाह बांग्लादेश टीम, बांग्ला टीम ABT, उसके चीफ जो जसीमुद्दीन रहमानी, उनको उन्होंने जेल से रिहा कर दिया। और ये जानते हुए भी कि ABT ये बेसिकली अलकायदा का एफिलिएट है और ये वो उसका मेन टारगेट ही है कि पूरे जो सब कंटिनेंट, इंडियन सब कंटिनेंट में जिहादी नेटवर्क को फैलाए और जिसके बाद एक इस्लामिक स्टेट को हम यहाँ एस्टेब्लिश करें। इस तरह के जो फंडामेंटलिस्ट विचारधारा वाले, इनको भी उन्होंने बात कर दिया। इसके अलावे अगर हम देखें तो मोहम्मद यूनुस की मीटिंग सारे जो फंडामेंटलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से हो रही है। हिफाजत इस्लाम, ये तो जमात इस्लामी से भी 2 कदम आगे है। ये तो प्योर यूँ कह ले कि इस्लामिक स्टेट और इवन इस्लामिक प्रिंसिपल्स, शरिया लॉ, इस सब के फेवर में रहता है। लेकिन मोहम्मद यूनुस की मीटिंग हिफाजत इस्लाम के जो चीफ़ हैं मामुनुल हक, उनसे होती है। उनकी मीटिंग जो जमात इस्लामी के चीफ़ है रफ़ीकुर रहमान, उनसे होती है। और भी अदर जो इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन है, इवन इसके मिनिस्टर्स ये विजिट कर रहे हैं सारे जो फंडामेंटलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है उसके फंक्शंस में। तो इससे तो लगता है कि ये सारे जो फंडामेंटलिस्ट ग्रुप्स हैं या इस्लामिस्ट हैं उनको मेन स्ट्रीमिंग करने की कोशिश करिए। और मेन स्ट्रीमिंग से होगा क्या? इसके बाद यही होगा कि ये जो एक बार वो आ जाएंगे अपने मेन स्ट्रीम में तो दे विल स्टार्ट आस्किंग फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इस्लामिक स्टेट और इवन शरिया लॉ के इम्प्लीमेंटेशन की बात करेंगे। तो अगर हम और भी अगर आप देखें तो एक है हिजबुत तहरीर, वो पूरे बांग्लादेश में डिफरेंट पार्ट्स में अपना रैली निकाल रहा है और उसका डिमांड है कि भाई इस्लामिक कैलिफेट के यहाँ स्थापना हो और उसमें भी शरिया लॉ का फुल इम्प्लीमेंटेशन हो, क्योंकि इसी के माध्यम से लोगों को जस्टिस मिलेगा। और सबसे तो मज़े की बात है कि अगर वो चाह रहा है कि भाई जो भी फॉरेन कंपनीज है वो बांग्लादेश से बाहर चला जाए। नॉन मुस्लिम स्टेट्स के साथ जो भी स्ट्रेटजिक एग्रीमेंट है वो सबको नल एंड वॉइड करे। तो ये सारे रेडिकल आइडियाज़ हैं जो बांग्लादेश को कह लें कि मान कितने साल पीछे धकेल देगा। तो इस तरह से अगर हम देखें कि अब इवन रिसेंट में बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट भी हुए हैं जो ये क्लियर कट बता रहा है कि बांग्लादेश में तो ब्लास्फेमी लॉ है नहीं इस तरह से ओपनली जिस तरह से पाकिस्तान में है। वहाँ जो भी माइनॉरिटीज़ हैं उनको कभी भी कोई भी अगर थोड़ा सा भी पर्सनल डिस्प्यूट है और अलग, लेकिन फिर भी वो उसके अगेंस्ट में कोई भी केस फाइल कर देगा कि भाई इसने
प्रॉफेट मोहम्मद के अगेंस्ट में कुछ डेरोगेटरी रिमार्क्स पास किए और फिर उसके ऊपर केस हो जाएगा। लेकिन उसके बावजूद भी कई ऐसी घटना घटी है। एक 22 साल के बंदे को तो जो डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस है उसके ऑफिस और प्रीमाइस में ही बुरी तरह से पिटाई किया। उस तरह एक हिंदू जो 15 साल के बच्चे थे उसकी पिटाई कर दी लोगों ने, और ये कहा करके कि इसने फेसबुक पर बड़ा ही डेरोगेटरी रिमार्क्स रखा। तो इस तरह से सारा जो साइन आ रहे हैं वो लग रहा है कि बांग्लादेश इज़ मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ इस्लामिस्ट फंडामेंटलिज्म, और ये इस्लामिस्ट फंडामेंटलिज्म जैसे बढ़ेगा इंडिया के लिए सिर दर्द उतना ही बढ़ता जाएगा। और इस कंटेक्स्ट में अगर देखें तो जो राजनाथ सिंह का जो स्टेटमेंट है कि इंडिया शुड स्टडी द सिचुएशन इन बांग्लादेश एंड देन ट्राई टू एंटिसिपेट द प्रॉब्लम्स विच मे क्रॉप अप लेटर, तो ये बड़ा ही प्रोफेटिक है स्टेटमेंट। अगर हम दूसरी तरफ सेकंड अगर हम देखें कि कैसे इंडिया और बांग्लादेश और पाकिस्तान में कुछ सिमिलरिटी है, तो पाकिस्तान में इंस्टीट्यूशंस जो भी है, चाहे वो प्रेस हो या जुडिशरी हो या अदर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, किसी का भी अथॉरिटी नहीं है। तो वो कभी भी एंटी गवर्नमेंट स्टैंड नहीं ले सकता या कभी भी इंडिपेंडेंटली अपने व्यू पॉइंट नहीं पास कर सकते। ये मोरलेस द सेम है। अगर हम इंडिया में भी देखें तो इंदिरा गांधी के टाइम में एक आइडिया था कि कमिटेड जुडिशरी। इसका मतलब कि जुडिशरी को गवर्नमेंट के जो व्यू पॉइंट है उसको प्रमोट करने के लिए सपोर्ट ये करना चाहिए, स्टेप लेना चाहिए। और मोरलेस द सेम थिंग इज़ इवॉल्विंग इन बांग्लादेश में भी अगर हम देखें कि मोहम्मद यूनुस, शेख हसीना के टाइम में मोहम्मद यूनुस के अगेंस्ट में ऑलमोस्ट 100 केसेस फाइल किए गए थे। उसमें बहुत सारे केसेस मनी लॉन्ड्रिंग है, लेबर लॉज के वायलेशन और बहुत सारे अदर हैं केसेस। लेकिन जैसे ही मोहम्मद यूनुस पावर में आते हैं, उन्हें इंटरिम गवर्नमेंट का चीफ एडवाइज़र बनाया जाता है। वो सबसे पहला काम उनका है कि अपने सारे केसेस को वापस लेना, और वो भी बिना किसी जुडिशियल रिव्यू के। तो इसका मतलब है क्या कि भाई आप तो जैसे हसीना के ऊपर आप आरोप लगा रहे थे, मोरलेस सेम काम आप भी कर रहे हैं। आप भी आर्बिट्ररीली सारे केस को ड्रॉप कर रहे हैं। भाई एक प्रोसेस एस्टेब्लिश करना चाहिए कि कोर्ट में रिव्यू होगा, कोर्ट उस पर अपना डिसाइड करेगी। बहुत हो सकता है कि जो स्टेट की तरफ से अटॉर्नी जनरल या अदर जो प्रोसिक्यूटर होते वो अपना पक्ष रखते, तो इससे होता कि एक प्रोसीजर सेट हो जाता और वो भी फ्यूचर में काम करता। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इवन बेगम खालिदा जिया, उसके अगेंस्ट में 5 केसेज हैं और इमीडिएट उसको एक तो जेल से रिहा कर दिया गया बिना कुछ सबूत के पेश किए हुए, बिना किसी जुडिशियल रिव्यू के। फिर उसके अगेंस्ट में जो भी केसेस थे उसमें उसको बरी कर दिया गया। तो आप कभी भी इंस्टीट्यूशन को डेवलप करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, आप वही काम कर रहे हैं जो हसीना कर रही थी। हसीना ने सारे जो गवर्नमेंट मशीनरी है या जो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन है उसको अंडरमाइन किया, और आप भी मोरलेस द सेम कर रहे हैं। अगर हम देखें कि किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में जो प्रेस का रोल होता है, एक फ्री प्रेस और जो इंडिपेंडेंट जुडिशरी, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है कि अगर जो एग्जीक्यूटिव के जो एक्सेस है उसको कंट्रोल करने के लिए जुडिशरी इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। उसमें ये गट्स होना चाहिए कि वो राइट को राइट, रॉन्ग को रॉन्ग कर सके। अदरवाइज़ जो एग्जीक्यूटिव के मन में होगा वही सारा काम चलेगा। तो फिर जो कॉमन मैन है या लोगों के पास कोई ऑप्शन ही नहीं हो जाएगा कि जहां वो अपने ग्रीवेंसेस का रिड्रेसल पा सके। तो अगर अभी देखें तो इंटरिम गवर्नमेंट में बहुत सारे जो जर्नलिस्ट हैं हु आर सपोज टू बी प्रो हसीना, दे हैव बीन पुट बिहाइंड द बार्स। उनके अगेंस्ट में बहुत सारे केसेस एस्टेब्लिश कर दिए गए हैं। तो इस स्तर पर एक तो फंडामेंटलिज्म के तौर पर तो दोनों पाकिस्तान और बांग्लादेश मोरलेस इन द सेम लीग। इवन इंस्टीट्यूशनल वीकनेसेस वहाँ भी दोनों में सिमिलरिटी आ जाती है। अगर हम तीसरी बात देखें कि जो डिप्लोमेटिक फ्रंट पर, वहाँ भी अगर हम देखें तो मोरलेस बांग्लादेश इज़ ज्वाइनिंग हैंड्स विद पाकिस्तान। जैसे ही इंटरिम गवर्नमेंट का गठन हुआ है, बांग्लादेश में जो पाकिस्तान के हाई कमिश्नर वो ओवर एक्टिव हो गए, ओवर ड्राइव। वो उनकी मीटिंग यूनुस से भी हुई
उसके बाद नाहिद इस्लाम जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर है उनसे हुई, होम मिनिस्टर से हुई, और सारे से, और अपना जो बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच जो रिलेशन है उसको नॉर्मलाइज करने की बात हुई। फिर इवन चाइनीज़ डिप्लोमेट्स दे वेर ऑल्सो वेरी एक्टिव, उनकी भी मीटिंग जो बांग्लादेश नेशनल पार्टी है उनके लीडर से होती है, इवन जमात इस्लामी से होती है, और वहाँ बड़े ही मैंने कह लें कि रिटोरिकल स्टेटमेंट्स वो लोग देते हैं कि हम लोगों का बड़ा ही रिलेशन अच्छा रहा है बिगनिंग से, और वी विल डू द सेम थिंग। तो इस तरह से अगर देखें तो डिप्लोमेटिकली भी बांग्लादेश मोरलेस चाइना पाकिस्तान क्लब को ही ज्वाइन कर रहा है। इसके एंगेस्ट में अगर देखें तो पाकिस्तान और इंडिया की जो स्थिति है मोरलेस अभी इंटरिम गवर्नमेंट के स्टेटमेंट से अगर देखें, चाहे उनके रुख से देखें, तो मोरलेस द सेम है। मोहम्मद यूनुस जो बिगिनिंग में काफ़ी कंसर्न थे कि भाई हिंदू माइनॉरिटीज़ या अदर क्रिश्चियन माइनॉरिटीज़ पर जो ये हुआ वायलेंट एक्टिविटीज़ हुई, उनके बिजनेस संस्थान पर जो अटैक हुआ, उसको काफ़ी कंडेम किए। इवन उस डायरेक्शन में कई सारे स्टेप्स भी लिए। लेकिन जैसे ही स्थिति थोड़ी नॉर्मलाइज हुई तो उन्होंने इंडियन मीडिया पर ब्लेम करना शुरू कर दिया कि वो यहाँ की जो स्थिति वो काफ़ी एग्जेगरेटेड रूप में वो पेश कर रही है, जबकि वो वैसी स्थिति यहाँ है नहीं। उसके बाद उन्होंने ये भी इंडिया पर आरोप लगा दिया कि भाई इंडिया और बांग्लादेश की स्थिति का जो रिलेशन है वो उतना अच्छा नहीं है, इट शुड बी बेस्ड ऑन इक्विटी एंड फेयरनेस। देन कि इंडियन गवर्नमेंट को अपनी नैरेटिव बदलनी पड़ेगी। वो ये समझते हैं कि शेख हसीना और अवामी लीग के बियॉन्ड जो भी पार्टी है वो सारे इस्लामिस्ट है, तो ये नैरेटिव चेंज करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप इसी मुद्दे को देखें इस्लामिस्ट पार्टी, तो भाई सारे, अगर शेख हसीना के बाद की बात हम करें तो जमात इस्लामी, अंसरुल्लाह जो बंगला टीम या हिफाजत इस्लाम, सारे तो इस्लामिस्ट पार्टी है। और वो भी इस्लामिस्ट में नॉर्मल जो इस्लाम को फॉलोअर्स नहीं है, दे आर द एक्सट्रीमिस्ट्स हु आर स्पीटिंग वेनम ऑन इंडिया। इवन जमात इस्लामी के जो चीफ है शफीकुर रहमान, अगर उसका स्टेटमेंट देखें तो कहते हैं कि भाई हम इंडिया के साथ बहुत अच्छा रिलेशन फेवर करना चाहते हैं, और इनफैक्ट वो चाहते हैं कि सारे जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं उनके साथ बांग्लादेश का रिलेशन अच्छा होना चाहिए। उसमें पाकिस्तान, बांग्लादेश, चाइना सबों को इंक्लूड करते हैं। लेकिन अगर आप ऐसे देखें तो वो हमेशा इस बात को एंटी इंडिया सेंटिमेंट। अभी कुछ दिन पहले एक जो रिलीजियस फंक्शन था उसमें बांग्लादेश के जो रिलीजियस अफेयर मिनिस्टर है खालिद हुसैन, वो भी विजिट किए थे, और उसमें एक जमात इस्लामी वाले ने ये किया कि नहीं, ये बांग्लादेश का जो नेशनल एंथम है वो चेंज होना चाहिए, यहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन चेंज होनी चाहिए, क्योंकि इंडिया हैज़ इम्पोज्ड ऑल दोज थिंग्स ऑन बांग्लादेश एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। लेकिन ये दूसरी बात है कि भाई वो जो रिलीजियस अफेयर्स मिनिस्टर हैं उन लोगों, उसने इसको खारिज कर दिया कि नहीं, ऐसा कोई भी प्रपोजल अभी गवर्नमेंट के सामने नहीं है। लेकिन अगर इस सब को देखें तो बात वही है, क्योंकि ये सारे ऑर्गेनाइजेशन ये चाहते हैं कि यहाँ बांग्लादेश को एक इस्लामिक कैलिफेट में कन्वर्ट कर दिया जाए, और फिर सारे रूल रेगुलेशन जो वो वही शरिया के। अगर इसका एक्सट्रीम वर्जन आप देखें तो अफ़गानिस्तान में है, वहाँ उनका अपना इंटरप्रिटेशन है, और किस तरह की जो रिस्ट्रिक्शंस सारे अलग अलग डिफरेंट कम्युनिटीज़ पर या इवन गवर्नमेंट के जो वहाँ स्ट्रक्चर हैं उन चीज़ों को देखें तो इससे पता चल जाएगा कि बांग्लादेश का जो ये सारे एक्सट्रीमिस्ट अगर पावर में कॉरिडोर में आए तो इन लोगों का व्यू पॉइंट क्या होगा, या ये बांग्लादेश को किस दिशा में ले जाएंगे, ये सारे अभी ही उसको अंदाज किया जा सकता है। और चौथी बात है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश मोरलेस द सेम इकोनॉमिक मेस में फंस रहा है। पाकिस्तान इज़ ऑलरेडी ऑन द ब्रिंक ऑफ डिफ़ॉल्ट, बांग्लादेश भी उसी डायरेक्शन में जा रहा है। इन्होंने क्या, इंटरिम गवर्नमेंट ने देवप्रिय भट्टाचार्य जो वहाँ के बहुत फेमस और नोटेड इकोनॉमिस्ट हैं, उनको ये काम दिया कि भाई एक वाइट पेपर आप बनाएं कि शेख हसीना के टाइम में जो भी इकोनॉमिक मिसमैनेजमेंट हुआ है उसको हाईलाइट किया जाए। अगर आप देखें तो ये एक जस्ट पासिंग द ब्लेम, इसलिए कि अभी जो प्रेजेंट सिचुएशन है
बांग्लादेश में, वहाँ काफ़ी इकोनॉमिक डिफ़िकल्टीज़ है। इन्फ्लेशन का रेट ऑलमोस्ट 9% है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी बहुत हाई है। बहुत सारे जो गारमेंट्स फैक्ट्रीज़ हैं या जो टेक्सटाइल मिल्स हैं वो बंद हो रहे हैं। इवन अभी रिसेंट में जो रेमंड के चीफ हैं इंडियन कंपनी, जो गौतम सिंघानिया, उन्होंने भी कहा कि भाई हम बांग्लादेश में अपनी फैक्ट्री को बंद करेंगे, उसे इंडिया में शिफ्ट करेंगे, क्योंकि अभी जो प्रेजेंट सिचुएशन है उसमें वो हमारे फ़ायदेमंद नहीं है। वहाँ तो चीप लेबर है, लेकिन फैब्रिक की सप्लाई या अदर बहुत सारे इश्यूज़ हैं जो हम वहाँ हैंडल नहीं कर सकते हैं। जबकि बांग्लादेश से उनके इनकम ऑलमोस्ट $850 मिलियन का था। तो इससे आप लगा सकते हैं, छोटे मोटी कंपनी को तो छोड़े हैं, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आगे के दिन में, क्योंकि बांग्लादेश का जो सारा इकोनॉमिक मिरेकल है वो गारमेंट फैक्ट्री पर ही डिपेंडेंट है। लेकिन अब जिस तरह की स्थिति हो रही है उसमें इकोनॉमिक कोलैप्स की ही डायरेक्शन में वो आगे बढ़ रहा है। इसीलिए बहुत सारे जो फॉरेन ब्रांड्स हैं जो पहले अपने सोर्सिंग बांग्लादेश से करता वो अब इंडिया की तरफ आ गए। अभी रिसेंट में जरा जो काफ़ी वेल रिनाउंड फैशन ब्रांड है, उन्होंने नोएडा जो टेक्सटाइल क्लस्टर है वहाँ अपने ऑर्डर प्लेस किए हैं। उसी तरह जर्मनी की एक बहुत अच्छी ये जो ब्रांड है किक, या नीदरलैंड की जीमन, पोलैंड की है पेप्को, ऑल दीज ब्रांड्स दे आर ऑलरेडी आई थिंक ऑडिटिंग वेरियस फैक्ट्रीज इन तिरुपुर या सूरत और अदर जो टेक्सटाइल क्लस्टर्स हैं वहाँ स्टार्ट कर दिए हैं, और हार्डली इस महीने की एंड तक वो अपने ऑडिटिंग ख़त्म कर लेंगे। वो इस बात के संतुष्टि चाहते हैं कि ये सारे जो फैक्ट्रीज़, इंडियन फैक्ट्रीज़ हैं, वो ग्लोबल स्टैंडर्ड को मीट करते हैं कि नहीं। अगर वो सेटिस्फाइड हैं तो दे विल गिव ह्यूज ऑर्डर्स टू ऑल दीज इंडियन कंपनीज। लेकिन ये सारे बैड न्यूज़ हैं बांग्लादेश के लिए। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि बांग्लादेश का जो नया डायरेक्शन है वो मोरलेस बांग्लादेश इज़ गोइंग द पाकिस्तान वे, और इसीलिए इंडिया अगर कॉशस है और तो ये कोई बहुत आश्चर्य की बात नहीं। इनफैक्ट इंडिया शुड मेंटेन स्ट्रेटजिक पेशेंस एंड वेट फॉर द सिचुएशन टू इवॉल्व फर्दर, एंड आफ्टर दैट, or even once the democratically elected government comes to power, India should formulate, or India should articulate its views on various issues.